12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं पिछले 12 सालों से एक ग्रॉसरी स्टोर में काम कर रहा हूँ। पहले 4 सालों तक मैं दिन के वक्त काम किया करता था, लेकिन उसके बाद मैंने नाइट शिफ्ट शुरू कर दी, क्योंकि दिन के वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए जब से मैंने रात का काम करना शुरू किया, माना रात को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, सामान टिकाना पड़ता है और भारी सामान उठाना पड़ता है, लेकिन भीड़ से छुटकारा मिल जाता है। मेरी उम्र 50 साल है, उसके बावजूद मैं बिल्कुल जवान लड़कों की तरह काम करता हूँ। और आजकल के जो 20-30 साल के लड़के हैं वो बिल्कुल निकम्मे हो चुके हैं। बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ कई लड़के दिन के वक्त काम करते हैं जो असल में कहूँ तो बिल्कुल काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं और कोई खूबसूरत लड़की ग्राहक बनकर आ जाए तो उनसे बातें करते ही रहते हैं। जबकि मेरा ध्यान तो काम पर होता है ना। मालिक मुझे सीनियर मानता है, वो मुझे डांटता है तो मैं उन लड़कों को डांटता हूँ और वो मुंह फुला लेते हैं। यहाँ शायद मुझसे ज़्यादा पहले कोई नहीं आया होगा। मुझे ग्रॉसरी स्टोर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो लड़के कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप खुद भी परेशान होते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सोच लेता हूँ कि जवान खून है। जब मैं भी 20-25 साल का हुआ करता था, काम पर थोड़ा कम ध्यान होता था। मेहनत में करता था, लेकिन मेरा ध्यान भी इधर उधर भटक जाया करता था। अरे ये भी जवान है ना, इसीलिए समय आने पर ये भी समझ जाएंगे। कोई बड़ी दिक्कत अब तक नहीं आई थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से ऐसी दिक्कत आ रही थी जो मेरे गले की हड्डी बनती जा रही थी। मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था और मेरे साथ एक लड़का हुआ करता था। पिछले कुछ समय से सामान कम हो रहा था, ऐसा लगा जैसे कोई चुरा रहा हो। कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो मैंने मालिक को कह दिया। मुझे उस लड़के पर शक है, वो अपना बैग कभी भी चेक नहीं करवाता, शायद वो सामान उठाकर लेकर जाता है। मालिक ने उसे निकाल दिया, उसकी जगह दूसरा लड़का काम करने के लिए आया। वो लड़का भी मुझे लगा सामान लेकर जा रहा है। मालिक ने मेरी बात मानी, उसे भी निकाल दिया। अब मैं ग्रॉसरी स्टोर पर रात के वक्त काम करने वाला इकलौता था। लेकिन बारिश की रात 8 बजे मालिक घर की तरफ निकला था और वो सारे सामान को अच्छी तरह देख कर निकला था। 12 बजे वो यहाँ आ गया और फिर मुझे कहने लगा, मैं एक बार दोबारा सामान देखना चाहूँगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, कोई ग्राहक आया ही नहीं। लेकिन 12 बजे जब वो सामान देखता गया, सामान कम हो चुका था। मैंने कहा ये कैसे, ग्राहक तो आया ही नहीं, अगर कोई आया नहीं तो सामान यहां से गायब कहां हो गया। मालिक ने कहा, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, मुझे शक तुम पर भी था, लेकिन इतने लंबे समय से तुम काम कर रहे हो, मुझे लगा था तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बैग दिखाओ अपना, अगर सामान यहां नहीं है तो यकीनन तुम्हारे बैग में होगा। मैंने कहा जी देख लीजिए, उसमें थोड़ा खाना है जो मैं घर से लेकर आया हूं। और मेरी किस्मत कितनी खराब थी, मैं नहीं जानता मेरे बैग में वो सामान कहां से आ गया। लेकिन मैं मालिक को समझाता रहा, चोरी मैंने नहीं की, मैं चोरी क्यों करूंगा, मैं अकेला रहता हूं और ये काम ही मेरी जिंदगी है, मुझे मत निकालिए, मुझे और कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन मालिक अब बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए आधी रात के वक्त उसने धक्के देकर मुझे उस स्टोर से निकाल दिया। उसने कहा, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं, मैं पुलिस को भी बुला सकता था, तुम्हें जेल तक भिजवा सकता था, तुम पुराने वर्कर हो, इसीलिए तुम पर रहम कर रहा हूं, सिर्फ निकाल रहा हूं, दोबारा यहां मत आना। मैं बारिश में भीग रहा था, मेरे आंसू बारिश की उन बूंदों में घुलते जा रहे थे। 20 मिनट तक मैं ग्रॉसरी स्टोर के आगे बैठा रहा। मेरी ईमानदारी का फल मुझे ये मिला था, इसीलिए
उदासी में मैं वहीं पर बैठा रहा। जिसके बाद एक रात के वक्त ग्राहक आया होगा। उसने रेनकोट डाला हुआ था। शायद उसने मुझे पहचान लिया। वो मुझे उठाते हुए कहने लगा, अरे भाई क्या हुआ, बारिश में नहाने का मन है क्या? चलो मुझे कुछ सामान लेना है, तुम अंदर से मुझे दिखाओ वो सामान, मैं जल्दी से लेकर यहां से जाना चाहूंगा। मैंने उदासी भरी आवाज में उसे कहा था, सर अब मैं यहां काम नहीं करता, मैं काम छोड़ चुका हूं। फिर वो कहने लगा, अरे काम छोड़ चुके हो? यार तुमसे ज़्यादा ईमानदार मैंने आज तक कोई नहीं देखा। इतने लंबे समय से मैं इस ग्रॉसरी स्टोर में आ रहा हूँ, सामान लेकर जाता हूँ, तुम मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हो। अरे तुम काम क्यों छोड़ रहे हो? रिटायरमेंट ले रहे हो क्या? कहीं और जा रहे हो? मैं रोने लगा था। ये काम ही मेरी जिंदगी थी, ये काम ही मेरी पहचान थी, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। जब मैंने उस आदमी को ये बताया, वो स्तब्ध रह गया। फिर वो कहने लगा, तुम चोरी कर ही नहीं सकते। अरे तुम चोरी करते तो बड़ी आसानी से पकड़े जाते और किसी को भी ये पता चल जाएगा कि तुम तो चोरी कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है तुम्हें फंसाया गया है, तुम्हें मालिक को कहना चाहिए, मुझ पर भरोसा करो। मैंने उस आदमी को कहा, नहीं सर, वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। मेरे बैग में वो सामान कहाँ से आ गया मैं नहीं जानता, कोई ग्राहक भी नहीं आया, अब मैं क्या करूं? मैं ये काम को अपनी जिंदगी समझता था, मुझे ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मुझे निराशा घेरती जा रही है। वो आदमी कहने लगा, अरे निराश मत हो, मुझे लगता है किस्मत हमारे साथ जो करती है वो अच्छा ही करती है। मुझे भी अपनी दुकान के लिए कोई काम करने वाला लड़का चाहिए था, कोई भरोसेमंद, क्योंकि आजकल चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर तुम मेरी दुकान पर काम करोगे तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। देखो ना मत करो, तुम्हें काम की ज़रूरत है, तुम्हें नाइट शिफ्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अपनी दुकान पर तुम्हें काम करने दूंगा और जितनी तनख्वाह तुम्हें यहाँ मिलती है मैं उससे दुगनी देने को तैयार हूँ। मिलाओ हाथ। मेरी आंखें जो निराशा से भरी थीं, उसमें उम्मीद की एक किरण चमकने लगी थी। लेकिन दुगनी तनख्वाह, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? मैंने उस आदमी को देखा। वो आदमी यहाँ कई बार आ चुका था, मैं उसकी बहुत बार मदद कर चुका था। इससे पहले उसने कभी भी अपने बारे में नहीं बताया था। मैंने उससे हाथ मिलाया और कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, मैं कभी भी किसी उदास इंसान के सामने मजाक नहीं करता। मेरी जिंदगी में भी कई बार बुरा वक्त आया है, मैं जानता हूँ बुरे वक्त में कैसा महसूस होता है। मैं वैसा ही किसी और को महसूस नहीं करवा सकता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या काम करता हूँ और तुम्हें क्या करना होगा। लेकिन वादा करो ना नहीं करोगे, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ईमानदार इंसान मुझे मिलने वाला नहीं। मेरे लिए काम करो, मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। वो अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे अपनी दुकान में लेकर गया। वो कोई छोटी मोटी दुकान नहीं थी, वो एक बड़ा सा घर लग रहा था, एक म्यूजियम लग रहा था। वो पुतले बनाने का काम करता है और उसे देश विदेश से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेनिंग होगी कोई 10 से 12 दिनों की, वो दिन के वक्त होगी। उसके बाद तुम्हारी नाइट शिफ्ट शुरू और काम मैं तुम्हें समझा दूंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो कितने अच्छे अच्छे पुतले मैंने बनाए हैं। वो एक बड़ी एंटीक शॉप ही थी। पुरानी घड़ियाँ, पुराना सामान और पुतले भरे पड़े थे। मैं देखता चला गया। इतनी बड़ी जगह, ये कोई साधारण इंसान तो लगता नहीं, काफ़ी अमीर होगा। लेकिन इसने जैसे कपड़े पहने हैं, अमीर लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। मैंने जब उस बड़ी दुकान को देखने के बाद उसके कपड़ों की तरफ देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं इतना अमीर हूं और ये सस्ते कपड़े क्यों पहने हैं। यही लोग समझ नहीं पाते। अमीर वो नहीं जो सब कुछ महंगा पहने, अमीर वो होता है
जो वो पहने जो उसे पसंद है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। मुझे ये कपड़े पसंद है। अब पैसे ज़्यादा हैं तो क्या करूं, मैं ना पहनूं? मैं भी पैसे कमाने के बावजूद अपनी आज़ादी खो दूं? नहीं, मुझे ये पसंद है, मैं यही पहनूंगा। मैं भी मुस्कुराया और उसे कहने लगा, जी बिल्कुल, हमें जो पसंद है हमें वही पहनना चाहिए, वही करना चाहिए। तो मैं कल सुबह से काम करना शुरू कर दूंगा। अगले दिन मैं सुबह उस दुकान में पहुंचा। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा उसे एक एंटीक शॉप कहूं, एक बड़ा सा बंगला कहूं या एक पुराना गोडाउन कहूं। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यहां इतनी दूर ग्राहक आते भी होंगे या नहीं, लेकिन तनख्वाह दुगनी मिल रही थी तो मैं ज़्यादा सवाल पूछ नहीं सकता था। उस आदमी ने मेरा स्वागत किया और फिर कहा, अब से ये काम तुम ही संभालोगे। मैं चाहूँगा कि अगले 20 से 30 सालों तक तुम यहाँ ईमानदारी से काम करते रहो। मैं भी कोशिश करूँगा समय समय पर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता रहूँ। तुम्हारी तनख्वाह मैं इतनी कर सकता हूँ कि तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको। जो भी तुम्हारे सपने हैं वो तुम पूरे कर सको। मैं तुम्हें कभी भी उदास देखना नहीं चाहूँगा। लेकिन यहाँ काम करना इतना आसान नहीं। कुछ नियम हैं जो तुम्हें मानने होंगे। अब नियम अजीब है क्योंकि ये काम भी अजीब है। मना मत करना। मैंने कहा, जी मैं काम करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है अब बाकी की ज़िंदगी मेरी यहीं पर निकलेगी। जो इज़्ज़त मैंने खोई है वो इज़्ज़त मुझे यहाँ मिलेगी। पहले ही दिन उस आदमी ने मुझे कुछ नियम समझाए थे। उसने बताया कि आगे रखे हुए पुतले तुम बेच सकते हो, लेकिन हॉल के पीछे रखे हुए पुतले कलाकारी का एक जीता जागता नमूना है। तुम उसे किसी को दिखा भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। उन पुतलों को तो मैं ही बेचूंगा क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। ये नियम तुम्हें मानना होगा। एक और नियम है कि कभी भी तुम पुतलों की गिनती नहीं करोगे। हो सकता है कभी मैंने किसी पुतले को बेचा हो सकता है कभी मैंने किसी नए पुतले को बनाया हो। तुम्हें पीछे वाले उन पुतलों की गिनती नहीं करनी है। समझ गए? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल। फिर उसने बताया कि पीछे बने हुए उन पुतलों को ज़्यादा घूरना नहीं है और रात के 2:30 बजे हर रात तुम्हें नीचे बेसमेंट में जाना होगा। अब बेसमेंट वाला वो कमरा हो सकता है कभी गंदा हो, वहाँ पर मैं पुतले बनाता हूँ। बेसमेंट के पीछे एक छोटी बेसमेंट भी है, यानी कि दूसरा कमरा। वहाँ तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं है। आगे वाली बेसमेंट में तुम्हें सफाई करनी होगी और हमेशा वहाँ सिर्फ लाल बल्ब ही जलेगा, उसके सिवा कोई और बल्ब नहीं जलेगा। चुपचाप तुम्हें सफाई करनी है और उसके बाद नीचे ही नल लगा होगा। सफाई करके कपड़े तुम्हें बाहर तक लेकर नहीं आने हैं, वो सफाई वाले। उसके बाद अगर तुम्हें पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो तुम्हें सिर्फ मुझे ही बताना है, किसी और को नहीं बताना है। दिन के वक्त यहाँ काम करना ठीक ठाक लगता है, रात के वक्त ऐसा लगता है जैसे ये जगह भूतिया हो। अब मैं कह नहीं सकता कि ये जगह भूतिया है या नहीं है। तुम समझ सकते हो ना, ऐसी जगहों पर कभी कभी रात के वक्त कुछ चीज़ें हिल जाती हैं तो तुम्हें डरना नहीं है, बस वहाँ से थोड़ा दूर हो जाना। कभी बात ज़्यादा बिगड़े तो तुम मुझे फ़ोन पर बता सकते हो। और आखिरी नियम ये है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। अगर कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आता तो मुझे बताना है। यहाँ जो भी खुद ढूंढने की कोशिश करता है वो खुद को मुसीबत में डाल लेता है, यानी कि चालबाजियाँ दिखाना, हो सकता है कुछ चुराना, यहाँ से बिना बताए कुछ बाहर लेकर जाना। ऐसा कुछ तो नहीं करोगे ना? मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ ना? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। ये सारे नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए मैं सभी नियमों का पालन करूँगा। आपके लिए चिंता वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। इस तरह मैं उस दुकान पर काम करता रहा।
दिन के वक्त कम ही ग्राहक आते। आगे वाले पुतले मैं दिखाता। कुछ लोगों को पुतले पसंद आते। कुछ मोम के थे, कुछ धातु के थे। लोग खरीदते और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन पुतले देखना चाहते। लेकिन मैं पीछे वाले पुतले किसी को दिखा तक नहीं सकता था, बेच तक नहीं सकता था। और वो आदमी हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहता, मुझे नियम समझाने के लिए। और लगभग 12 दिनों तक मैं समझ चुका था। और फिर उसने कहा था, दिन के वक्त तो अब मैं काम कर लूँगा, मैं चाहूँगा तुम रात के वक्त काम करो। रात को कोई ग्राहक नहीं आएगा। और याद रखना, अगर कोई बाहर वाला दरवाज़ा रात के वक्त खटखटाए भी तो रात के वक्त ये दुकान बंद है, तुम कुछ नहीं बेचोगे, कुछ नहीं खरीदोगे, किसी को अंदर आने नहीं दोगे, ठीक है? मैंने कहा, जी अगर अंदर कोई आएगा नहीं तो मेरा क्या काम? उसने कहा, बस यही तो कमाल की बात है, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। समझ लो तुम कर्मचारी हो, गार्ड भी हो, सफाई वाले भी हो, रात के वक्त यहाँ पर रहोगे तुम। आज रात से काम शुरू कर देना। रात के 8 बजे मैं दुकान पर पहुँच चुका था। जिस जगह पर यह दुकान थी बहुत बड़ा बंगला सा देखने में लगता था। और आसपास की जो ज़मीन थी उस पर कुछ नहीं बना था, पेड़ पौधे लगे हुए। सुरक्षा के मामले में कहूँ तो रात के अंधेरे में अगर कोई चोर उचक्का अंदर घुस आए तो मदद के लिए मैं गुहार भी लगाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। यहाँ पर मैं अकेला रहूँगा। इसीलिए वो आखिरी नियम मेरे लिए समझदारी वाली बात लगी। दरवाज़ा बंद रखना है, कोई आए भी तो ना कर देनी है, किसी को अंदर आने नहीं देना है। ये मेरी पहली रात थी। वो आदमी दुकान से जा चुका था। शुरू शुरू में मुझे लगा यहाँ काम करने में क्या ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन यकीन कीजिए, जहाँ सैकड़ों पुतले पड़े हों आपको लगने लगता है कि यहाँ आप अकेले नहीं हैं। और डर वाली बात तो ये होती है कि आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। मन कहता है कोई तो है, अरे आंखों की एक तरफ नजर आया। जब आप देखते हैं वो पुतला निकलता है, लेकिन फिर भी लगता रहता है अकेलेपन का डर। लेकिन फिर भी आप अकेले भी नहीं होते। कमाल की बात थी, 1 घंटे में ही मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था अपने डर को मैं कम कैसे करूं। इसीलिए अलग अलग तरह के तरीके मैं अपनाता जा रहा। कभी तो घूमता, कभी पीछे चला जाता। आगे वाले पुतले फिर भी कुछ हद तक साधारण लग रहे, लेकिन जो पीछे वाले पुतले थे ना, वो तो कमाल के थे। मैं उन्हें ज़्यादा घूर नहीं सकता था। नियम था यहाँ का, उसे बनाने की एक अलग ही कला होगी। अमीर लोग उसे खरीदते हैं, यानी अगर मुझे पता लग जाए हो सकता है मैं उसे बनाऊं। इसीलिए उस आदमी ने कहा होगा मैं ज़्यादा उसे घूरूं ना। मैं घूरना चाहता भी नहीं था। पूरी रात कुछ हद तक मैं घूमता रहा। बेसमेंट में गया, देखा मैंने वहाँ पर सफाई थी, लाल बल्ब लगा था। लेकिन अगर सफाई है तो और कुछ साफ करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकला। रात गुजर चुकी थी। मैंने पुतलों की गिनती नहीं की थी। जब वो आदमी सुबह सुबह आया, उससे पहले पहले एक झलक देखना चाहता था सब कुछ ठीक है या नहीं। अरे फिर से यहाँ कोई चीज़ कम ना पड़ जाए। मैंने अपना बैग अच्छे से चेक किया। मैं सिर्फ खाना लेकर आया था और उसमें सिर्फ खाना था। मैंने पुतलों की गिनती करनी चाहिए। फिर नियम याद आया, गिनती नहीं करनी है, ये काम उसका है, मेरा नहीं। वो आदमी आया, उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, काम बहुत अच्छा किया तुमने, फिक्र की बात नहीं है। तुम पहले दिन कुछ डरे हुए लगते हो, घर जाओ आराम करो और ये लो कुछ रुपए रखो। जानता हूँ तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए कुछ एडवांस में ले लो। कह सकते हो तुम्हारी वो तनख्वाह जो तुम पहले काम पर लिया करते थे, यहाँ उसे 50% मानकर रख लो एडवांस में। वो पैसे लेकर मैं घर आया था। घर आकर मुझे अजीब सा एहसास होता रहा। पहली बार कहीं नाइट शिफ्ट करने में इतना ज़्यादा डर लगा था मुझे।
लेकिन फिर मैंने सोचा धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो ही जाएगा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था यहां सब कुछ सामान्य नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। ये मेरी दूसरी रात थी। सबसे पहले तो मैं दुकान के अंदर गया। मैं कुछ सफाई करना चाहता था, लेकिन मैंने महसूस किया दिन के वक्त दुकान के मालिक ने सफाई पहले ही कर दी थी, इसीलिए अब मेरे लिए कोई काम बचा ही नहीं था। अब मुझे बस दरवाजे के करीब रहना चाहिए ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। कुछ समय दरवाजे के पास रहने के बाद मैंने महसूस किया पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई है। मैंने वो आवाज को ध्यान से सुना। ये बिल्कुल पीछे वाले उस हॉल से आई है। वहां कोई होना नहीं चाहिए, ये सोचकर जब मैं पीछे पहुंचा, मैंने देखा पुतले हिले हुए थे। लेकिन मैंने आज की रात पहली बार इन पुतलों को देखा था। हो सकता है दुकान के मालिक ने इन पुतलों की जगह बदली हो, लेकिन अब मुझे लगा यहां कुछ अलग तो है। आवाज कहां से आई? अगर इन पुतलों के बीच कोई जिंदा इंसान छिपा हो, मुझे तो पता लगेगा ही नहीं। ये पुतले तो ऐसे बनाए गए हैं जैसे जिंदा इंसान हो। फिर मैं देखने लगा आखिर यहां आवाज किस चीज ने की थी। मैंने देखा ऊपर रोशनदान था, बेहद छोटा। उसके बीच से तो कोई बिल्ली भी अंदर नहीं आ सकती थी। वो रोशनदान थोड़ा हिला था हवा के कारण। फिर मैं समझ गया ये आवाज की मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आवाज अब परेशान ही कर सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर अचानक कुछ घिसटने की आवाज आई। यह आवाज बेहद करीब से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा एहसास हुआ मुझे जैसे एक पुतला थोड़ा सा हिला हो। फिर मैंने उस पुतले को हल्का हल्का कांपते हुए देखा, जैसे उसमें मोटर लगाई गई हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं जल्दी से आगे की तरफ भागा। मैं जहां सबसे ज्यादा घड़ियां पड़ी थीं वहां पहुंचा। घड़ियों के टिक टिक की आवाज इतनी ज्यादा थी कि कोई आवाज अब सुन नहीं रही थी। वहां लगभग 6 घंटे मैं खड़ा रहा। मैं अब उन पुतलों के पास जाना चाहता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे एक पुतले में जान आ गई हो, तभी तो वो वाइब्रेट हुआ था। सुबह के वक्त जब दुकान का मालिक वहां पर आया, मैंने उसे सब कुछ बताया। मैंने कहा, जी पीछे एक पुतला थोड़ा हिला था। उसने कहा, तो ये तो अच्छी बात है, तुमने सही से मुझे बता दिया। खुद ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि वो पुतला क्यों हिला। देखो, कुछ राज हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो पुतलों को मैं कैसे तैयार करता हूँ, अमीर लोगों को वो पुतले क्यों पसंद आते हैं, बहुत बड़े राज हैं वो। माफ़ करना, बस तुम इतना समझ सकते हो कि मैं उसमें कुछ ऐसी मशीनरी फिट कर देता हूँ जिससे वो असली लगे, कुछ हरकत भी करे। समझ रहे हो ना, आजकल ऐसे पुतले लोगों को चाहिए। मैं अच्छे से समझा नहीं। फिर मुझे इतना ज़रूर लगा, अमीर लोगों के शौक़ बड़े अजीब होते हैं। इन पुतलों को घर में रखना भी बड़ी खौफनाक बात है, लेकिन अमीर ऐसा करते हैं। वो बताना नहीं चाहता, मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। बस मुझे इतना पता लग गया कि वो जो वाइब्रेट किए पुतले मेरे लिए ज़्यादा डर की बात नहीं है। इतनी हरकत वो पुतले कर ही सकते हैं। वो शरीर की गर्मी से थोड़ा सा हिलते जुलते हैं, उसमें सेंसर लगे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही और मुझे लगा यहाँ काम करना है तो ये मेरे लिए आम बात होनी चाहिए। ये तीसरी रात थी। उस आदमी ने मुझे जब दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा, फिर इशारा करके ये भी कहा, आज बेसमेंट की सफाई कर देना, एक नया पुतला तैयार किया है मैंने कहा, जी सर। फिर उसी हॉल से गुजरते वक्त मुझे डर लग रहा था। एक तो हर रात वो आदमी पुतलों की जगह बदल देता। मान लीजिए कोई सामान एक खास जगह पर पड़ा है, हर रोज़ आपको वो सामान वहीं पर दिखे, आपको लगेगा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर कुछ इधर उधर हिला हुआ हो तो आपके दिमाग में आता है इसे छेड़ा गया है। लेकिन अगर पूरे के पूरे सामान को बार बार इधर उधर
जगह बदल कर रखा जाता रहा हो तो आपको हमेशा अजीब सा एहसास होता रहता है। मैं उन्हीं के बीच से गुजरते वक्त जब तहखाने की तरफ गया था, मुझे फिर से एक वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई दी। घड़ियों की आवाज़ अब ज़्यादा आ रही थी क्योंकि उस आदमी ने अब हॉल के बेहद करीब बड़ी बड़ी घड़ियां रख दी थी, तो टिक टिक की बहुत सारी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, शायद इन पुतलों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। वो आदमी बहुत शातिर है, वो किसी को जानने देना चाहता ही नहीं कि वो इन पुतलों को कैसे तैयार करता है, तो मैं भी इस राज को राज बनाकर रखूंगा। जब मैं तहखाने में पहुंचा था, मैंने देखा वहां काफ़ी गंदगी पड़ी थी और बल्ब भी लाल रंग का। नियम के अनुसार यहां लाल रंग का बल्ब ही जलेगा, कोई और लाइट वाली चीज़ मैं यहां लेकर आ नहीं सकता। बस मुझे सफाई करनी है। नल भी नीचे लगा है, सामान भी नीचे रखा है, मुझे कपड़े बदलने हैं, वो कपड़े पहनकर सफाई करनी है, फिर से अपने कपड़े पहनकर मुझे ऊपर जाना है। मैंने नियम का पालन किया। यहाँ गंदे कपड़े पड़े थे, मुझे ऐसा नहीं लगा यहाँ पर मोम का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा लगा किसी तरह का तरल हो ये। बदबू भी काफ़ी अजीब थी, कुछ हद तक मुझे मांस के सड़ने की वो बदबू महसूस हुई। मैंने सोचा ये किस तरह का पेंट है, जैसे इंसानी चमड़ी से निकाला गया खून हो। मुझे खून की बदबू भी आई थी, लेकिन मैंने बेसमेंट को अच्छे से साफ किया, जिसके बाद मैं सोच में पड़ा हुआ। अगली सुबह मैंने उस आदमी से इस बारे में चर्चा की। जी वहाँ नीचे लाल बल्ब ही क्यों लगाया है? लाल रंग से मुझे घबराहट होती है क्योंकि खून भी लाल होता है ना, तो नीचे जो भी था वो मोम होगा या वो पेंट होगा। मैंने उसे साफ तो किया, लेकिन बदबू भी खून जैसी आ रही थी, मुझे घबराहट हुई। क्या आप रंग बदल सकते हैं बल्ब का? उसने कहा नहीं, बल्ब का रंग बदला नहीं जा सकता, नीचे हमेशा लाल रंग का बल्ब जलता रहना चाहिए। तुम वास्तु या फेंग शुई पर यकीन करते हो? मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं यकीन करता। उसने कहा करना चाहिए। जब इस दुकान का निर्माण किया गया था, मुझे एक नियम बताया गया था कि ज़मीन के नीचे जो भी है वहाँ ज़्यादातर रात के वक्त लाल रोशनी ही जलनी चाहिए। अंधेरा रहे तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन इस्तेमाल भी लेकर आना है तो बल्ब लाल रंग का होना चाहिए। इसीलिए तब से मैं नियम का पालन कर रहा हूँ। इसी कारण शायद मैं इतना अमीर हो पाया हूँ। मैं कोई नियम तोड़ता नहीं, और तुम्हें भी यही कहूँगा, तुम भी कोई नियम तोड़ो ना। और ऐसा नहीं है कि मैं खून से ये मूर्तियों पर पेंट कर रहा हूँ, देख सकते हो मूर्ति पर खून नहीं लगा है। लेकिन इतना ज़रूर है, कलाकारी के लिए मैं कुछ रंग ऐसे इस्तेमाल करता हूँ जो जानवरों के खून से बने हो सकते हैं। मैंने कभी चेक नहीं किया, उस पर लाल बिंदु बना होता है, यानी कि मांसाहारी। हाँ, हो सकता है खून का इस्तेमाल किया हो, लेकिन मैं उसी अंतर्राष्ट्रीय पेंट का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये पुतले बनाने में सबसे बेहतरीन पेंट वही होता है। तुम्हारा शक सही हो सकता है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तुम ऐसा किया करो, अपने मुंह पर मास्क लगा लिया करो ताकि तुम्हें बदबू ना आए, लेकिन काम तो तुम्हें ऐसे ही करना होगा। क्या तुम काम कर पाओगे? मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर मैं घर आ गया। घर आकर पहली बार मुझे कुछ बेहद अजीब लगा। वो आदमी कितना अजीब है। दिन के वक्त ग्राहक बेहद कम आते हैं। जो वो महंगे पुतले बनाता है वो कब बेचता है? मैंने उन पुतलों को कम होते हुए नहीं देखा। मैंने गिनती नहीं की नियम के अनुसार, लेकिन मुझे लगा अभी तक उसने कोई नया पुतला नहीं बनाया है। लेकिन जो बेसमेंट में पीछे वाला कमरा था, उसमें क्या हो सकता है? यकीनन यहीं पर वो पुतलों का निर्माण करता है। लेकिन मोम के बड़े बड़े डिब्बे, पेंट वगैरह कुछ नज़र नहीं आया मुझे। बस कमरे में दीवारों पर लगा हुआ पेंट था जिसकी मैंने सफाई की। मुझे कुछ गड़बड़ की बू आ रही थी, लेकिन इससे बेहतर काम मुझे मिलने वाला नहीं था। मैं भी मजबूर था। ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, वो मुझे परेशान नहीं करता। मेरी तरफ से जो भी परेशानी है वो ठीक करने की कोशिश करता है। मुझे एडवांस में उसने
लगभग आधी तनख्वाह दे दी है। तो इससे अच्छा आखिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे चुपचाप काम करते रहना चाहिए। मैं अब चुपचाप काम करता रहा। पीछे वाले हॉल की तरफ रात के वक्त मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे उन पुतलों में कुछ अजीब लगता। मुझे एहसास होता रहता कि वो पुतले थोड़ा थोड़ा हिलते हैं, लेकिन इतना नहीं हिलते कि मैं कहूँ ये कोई भूतिया घटना है। उन पुतलों से मुझे डर लगा करता था, और सबसे ज़्यादा मैं डरता था वो बेसमेंट में जाकर सफाई करना। मुझे लगता रहता कि नीचे लाल बल्ब इसलिए लगाया गया है क्योंकि नीचे खून होता है। दीवारों पर और ज़मीन पर खून पड़ा होता है। हो सकता है हाँ, किसी जानवर को काटा गया हो। वो खुद जानवर को काट कर उसका खून निकालता है और उससे पुतलों के ऊपर वो पेंटिंग करता है। मुझे यकीनन वो खून ही लग रहा था, इसीलिए मैं सफाई तो करता, लेकिन मुझे सफाई करने में घिन आने लगी थी। मैं उस आदमी को ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकता था। 2 महीने काम करते हुए हो चुके थे। मैंने ठान लिया था, चुपचाप काम करो, कुर्सी पर बैठे रहो। वो आदमी मुझे कभी नहीं कहता कि राउंड लगाओ। जब बस सफाई का काम होता वो कहता आज सफाई कर देना, बस। फिर मैं कुर्सी पर बैठा रहता। धीरे धीरे मुझे आदत हो गई थी कि चुपचाप कुर्सी पर बैठो, सफाई करो और निकलो। देखने की जानने की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं, नियम यही है ना। लेकिन आज की रात जब उस आदमी ने कहा था ना, नीचे सफाई कर देना, सब कुछ जो कपड़े वगैरह तुम्हें मिलेगा वो डस्टबिन में डाल देना, नीचे ही डस्टबिन है, कुछ भी बाहर मत लेकर आना, अपने कपड़े पहनकर बाहर आना। मैंने कहा मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, इस बार मैं अलग क्यों करूँ। मैं चुपचाप अपना काम करूँगा। नीचे जब मैं सफाई कर रहा था, बल्ब लाल रंग का था। मुझे सब कुछ लाल लाल सा दिख रहा, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ में आया। मुझे ऐसा लगा ये कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, लेकिन उसे फाड़ा गया हो। कई छोटे छोटे हिस्से थे, लेकिन एक हिस्सा ऐसा जिसमें मुझे तस्वीर नजर आ रही और नाम भी मैं पढ़ सकता था। 2 ही हिस्से जोड़ पाया, और नियम के अनुसार मैं यहाँ से कुछ भी निकालकर बाहर लेकर नहीं जा सकता था। तस्वीर को मैंने अपनी आंखों में बसा लिया। फिर दिन के वक्त मैं उस नाम को भूल नहीं सकता था। ये उस आदमी का आइडेंटिटी कार्ड तो है नहीं। जो चेहरा मैंने उस तस्वीर में देखा वो किसी जवान आदमी का लग रहा था। 31 साल का रहा होगा वो। लेकिन नीचे उसका फटा हुआ आइडेंटिटी कार्ड बेसमेंट में क्यों पड़ा हुआ था? मुझे इसका जवाब चाहिए था। इसीलिए उस दिन मैंने इंटरनेट पर सर्च किया वो नाम, अपने शहर का कोई आदमी जो उस नाम का हो। तस्वीरें सामने आने लगी, आईडी सामने आने लगी, और एक तस्वीर को देखते ही मुझे लगा अरे ये वही है, नाम भी वही, चेहरा भी वही। अरे उसके बारे में जानता हूं, क्या वो भी यहां काम करता है? हो सकता है वो आदमी यहां पुतले बनाने का काम इसके साथ करता हो, लेकिन ये आदमी मुझे नहीं बताता। कोई बात नहीं, मैं पता करूंगा। इसके बाद एड्रेस मुझे मिल चुका था। दोपहर का वक्त था। मैंने सोचा वहां जाकर उस आदमी को एक बार देख लेता हूं, वो काम क्या करता है, कुछ जानूं तो सही। जब मैं उस घर के करीब पहुंचा था ना, एक पेड़ पर लगा पोस्टर देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो आदमी लगभग 15 दिनों से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। जब ये मैंने जाना, सोच में पड़ गया मैं। अरे 15 दिनों से ये आदमी गायब है, यानी कि ये कहाँ गया होगा? शायद इसे किसी ने किडनैप किया होगा, या ये शहर छोड़कर दूर चला गया होगा। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने इस इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। मेरे पास कोई खास सबूत नहीं था। हो सकता है वैसे ही बेसमेंट में पुतला बनाते वक्त ये आइडेंटिटी कार्ड वहां तक पहुंच गया हो। मैं उस आदमी से सवाल करूं या ना करूं? मुझे लगा इस बात को खुद तक रखना चाहिए।
देखते हैं आगे और क्या पता लगता है। उस रात मेरा मन बार बार बैठा जा रहा था। सबसे पहले तो मैंने नियमों को याद किया। मैं पुतलों को गिन नहीं सकता। वहां जो भी होगा मुझे उस आदमी को बताना होगा। पहले वहां से आवाजें आती थी, लेकिन अब वहां आसपास इतनी घड़ियां लगा दी गई हैं कि घड़ियों की आवाज सबसे ज्यादा आती है। देखूं तो सही चक्कर क्या है। जैसे ही मैं उन पुतलों के पास गया, मैं पहला नियम तोड़ना चाहता था। हमेशा पुतले हिले हुए होते, जैसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बार बार रखा जाता था। मैं इस बार गिनना चाहता था कितने पुतले हैं। मैं उस आदमी को बताऊंगा नहीं, लेकिन कल अगर पुतले बढ़े या 1 महीने के अंदर पुतले बढ़े या घटे, उससे मुझे अंदाजा लग जाएगा पुतले बेचे भी जाते हैं या सिर्फ मुझे मूर्ख बनाया गया है। मैं पुतलों की गिनती कर रहा, इधर उधर झांकने में लगा। फिर मेरा पैर फिसला, नीचे कुछ पड़ा था। मैंने ध्यान दिया तो मुझे लगा नीचे खाना पड़ा है, बिखरा हुआ, लेकिन यह ताजा खाना नहीं था। जैसे किसी इंसान ने यहां उल्टी की हो। मैंने गंदगी की सफाई की। सफाई मेरा काम था, लेकिन मैं सोच रहा यहां कौन आया होगा जिसने इस तरह से उल्टी की होगी, और दिन के वक्त उस आदमी ने इसकी सफाई तक नहीं की। सुबह के वक्त मैंने उस आदमी से ये पूछा था कि पीछे गंदगी पड़ी थी, आपको इसके बारे में पता है? पहले उसे कुछ नहीं पता था। मैंने बस घुमा फिरा कर कहा, जी गंदगी पड़ी थी। तब उसने कहा, अरे हाँ हाँ, मेरे हाथ से लिफाफा गिर गया। मैं बर्गर खा रहा था तो हाथ से मेरे लिफाफा छूट गया था। मैंने कहा, जी नहीं नहीं, बर्गर नहीं था, वहाँ किसी ने उल्टी की थी, मुझे लगता है कोई ग्राहक पीछे आया होगा, अमीर वाला। फिर उस आदमी ने कहा, अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, अरे वो मैंने ही की थी, भूल गया मैं। तुम ऐसा करो, तुम सफाई मत करना, मैं खुद सफाई कर दूंगा। मैंने कहा, जी मैंने सफाई कर दी है, क्योंकि ये मेरा काम है। वो मेरी तरफ देख रहा और फिर उसने कहा, दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैंने कहा, जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सफाई मेरा काम है, मैंने सफाई कर दी। फिर वो मुस्कुराया और कहने लगा, बेहतरीन, अगर आगे से कुछ ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा, जी बिल्कुल। इसके बाद वो आदमी कहने लगा, तुम आगे बैठो, मुझे अब थोड़ा सा पीछे काम है। वो पीछे काम करने के लिए गया। मुझे नहीं पता 1 घंटे तक उसने मुझे बिठाए रखा। पीछे वो कुछ करता रहा। फिर उसने मुझे घर जाने के लिए कहा। मैं चला गया। रात के वक्त जब मैं हॉल में देख रहा, वहां मुझे इस बार पुतला कम नजर आया। यानी आज के दिन एक पुतले की बिक्री हुई होगी, या उस आदमी ने एक पुतले को कम कर दिया। कारण क्या हो सकता है? मैंने उस आदमी से जवाब नहीं मांगा, लेकिन उस आदमी ने पुतलों की जगह इस बार बदली नहीं थी, बल्कि कुछ सामान गिरा हुआ। ऐसा लगा जैसे आज पूरा दिन उसने अफरा तफरी में काम किया। पुतले उसी जगह पड़े हुए, बस थोड़े से हिले थे, उनकी जगह बदली नहीं गई थी। मुझे आज तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। उस आदमी ने मुझे खास तौर पर कहा, आज बेसमेंट में मत जाना, सफाई का काम मैं ही करूँगा, बहुत गंदगी पड़ी है, तुम नीचे मत जाना, ठीक है ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल ठीक है। भले ही मैंने हामी भर दी थी, लेकिन मुझे सच का पता लगाना था। यह आदमी करता क्या है? मुझे गड़बड़ लगती है, मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। इस जगह लंबे समय तक मैं काम कर नहीं पाऊंगा। मैं ईमानदार हूं, माना, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, जानने की इच्छा होती है। तभी उस आदमी ने कहा था, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन मत करना, जो भी हो मुझे बताना। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो सबको बताए नहीं जाते, उनसे पर्दा हमें खुद हटाना पड़ता है। मैं पहले तो दरवाजे के पास बैठा रहा, लेकिन मेरा मन कहे जा रहा था कि मैं पीछे जाकर देखूं यहां चल क्या रहा है। तो मैंने हिम्मत की। मैं एक बार बेसमेंट में जाना चाहता था।
आज मुझे बेसमेंट में जाने से मना किया गया है। देखूं तो सही। और कमाल की बात थी, मैं टॉर्च अपने साथ लेकर आया था। नीचे लाल बल्ब जल रहा होता है। मैं उसे बंद करूंगा, टॉर्च जलाऊंगा, फिर देखूंगा नीचे वो खून ही है या कुछ और है। जब मैं बेसमेंट में पहुंचा था ना, सीढ़ियों पर पैर फिसल गया मेरा, इतनी ज़्यादा चिकनाई। लाल बल्ब को बंद किया मैंने, टॉर्च को जलाया और मेरा शक सही साबित हुआ। दीवारों पर लाल धब्बे थे, हाथ के निशान तक थे। ये खून था और हाथ के निशान इंसानी ये बयां कर रहे कि खून भी इंसानी है। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं जिन कपड़ों की सफाई करता हूँ, दीवार की सफाई करता हूँ, वो सब कुछ खून से सना होता है। और मैंने जो कपड़े देखे वो इंसानी थे, उन पर लगा हुआ वो खून भी इंसानी था। वहाँ पड़ा सामान भी इंसानी था। पर्स पड़ा था, बैग पड़ा था। मैंने पर्स उठाया। जब पर्स पर नज़र पड़ी, ये किसी का आइडेंटिटी कार्ड था। मैंने पर्स में हाथ डालकर आइडेंटिटी कार्ड जेब में डाल लिया। यहाँ खून ही खून था। मैं बड़ी चालाकी से बेसमेंट का दूसरा कमरा देखना चाहता था। जब मैं धीरे धीरे चलकर दरवाजे के करीब पहुंचा, मैंने कान लगाकर सुना। अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कुछ हिलाया जा रहा हो। टक 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 टक। पहले मुझे लगा ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो मशीन से चल रही हो। फिर लगा ये ऐसी आवाज है जैसे किसी को बांध कर रखा गया हो। जब मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं स्तब्ध रह गया। कुर्सी पर एक आदमी को बांधा गया था और उसकी चमड़ी के ऊपर चीजें चिपकाई गई थीं, कीले गाड़ी गई थी, मुंह सिला गया था। आंखें खुली थी उसकी, लेकिन बाकी शरीर का हाल बहुत बुरा था। इंसान के साथ ऐसी बर्बरता की गई थी। और ये इंसान वही था जिसका आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास था। देखा मैंने, पहचाना। भले ही चेहरा पहचानने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी इंसानी डील डॉल से अंदाज़ा लग जाता है। जिसके बाद मैं इतना घबराया, मैं उस इंसान के करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे खून देखकर घबराहट होती है। पहले से मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैंने उस समय ठान लिया, मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे पुलिस को बताना होगा। इस दुकान का मालिक कोई साधारण इंसान नहीं है। पहले भी वो आइडेंटिटी कार्ड के अनुसार जो गायब हुआ, यकीनन ये किडनैपर है, और साधारण किडनैपर नहीं। जिसे ये किडनैप करता है बाद में उसके साथ बहुत बुरा भी करता है। इसीलिए ये बर्बरता मैं सह नहीं सकता था। मैं पुलिस के पास जाना चाहता था। सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर पहुंचा। वो आदमी हिलकर इशारा कर रहा था कि मैं उसे खोल दूं, लेकिन मैं उसे खोलता कैसे? मेरी हिम्मत टूट गई थी। जब इंसान को खुद की जान पर खतरा महसूस होता है, वो अजीब सा व्यवहार करता है। मैं खुद को कोई बहादुर नहीं मानता, क्योंकि खून देखकर तो मैं डर जाता हूं, और उस समय भी मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। मैं डरा, मैं भागा। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मैं दुकान से बाहर निकलना चाहता था। मैंने धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। मैंने अंदर से चिटिकनी नीचे की तरफ की, क्योंकि पहले चिटिकनी खोलना मैं भूल गया था, लेकिन उसके बावजूद दरवाजा खुल नहीं रहा। मैंने जोरदार तरीके से हिलाया। ऊपर कांच लगी थी, मैं बाहर देख सकता था। अरे, बाहर से दरवाजा बंद क्यों लगता है? फिर मेरी नजर बिल्कुल सामने पड़ी उस आदमी पर। मैं जोर से दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहता हूं, यह उसने देख लिया था, और शरीर पर लगा मेरे खून इस बात को बयां कर रहा था कि मैं बेसमेंट में गया हूं। उसे पता लग गया, और जो इंसान किसी को मार सकता है वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इतनी घबराहट के माहौल में
मैं डरा हुआ। मैं कोई और रास्ता ढूंढना चाहता था जिससे मैं इस दुकान से बाहर भाग पाता। पहली बार मैंने इस चीज पर ध्यान दिया कि यहां दुकान में खिड़कियां नहीं हैं। बंगले के समान है ये एक बड़ी दुकान। आकार ऐसा दिया गया है कि ये बंगला लगे। दुकान है, खिड़कियां नहीं हैं। अंदर आने का एक रास्ता, बाहर जाने का एक रास्ता। भटका मैं, भागा, रोशनदान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटा था। कोई खिड़की नहीं मिली। फिर मैं उस दरवाजे के पास दोबारा आया। मुझे लगा था मैं आवाज नहीं करूंगा तो उसे पता नहीं लगेगा। दरवाजा खोला, फिर धड़ाम से बंद। फिर चाबी घुमाने की आवाज आई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। जिसके बाद उसने मोटे वाला दरवाजा भी लगाया। यह मोटा लकड़ी का दरवाजा, अगर इसमें ताला लग जाता तो बिना उससे चाबी लिए मैं दुकान से बाहर निकल नहीं पाता। और उसने जब दरवाजा लगाया, मेरी सांसें रुक गई। मैं चीखूंगा भी तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। वो खुद चाबी देगा नहीं। और जैसे मैंने नीचे देखा, ये एक साइको किलर है जो बस दुकान इसलिए चलाता है ताकि किसी की नजर में ना आए। अब वो मुझे भी मौत के घाट उतार देगा। मैं क्या करूं? कैसे बचूं उससे? मैं कई बार भागा, कई बार दरवाजे के पास पहुंचा। वो बिल्कुल मेरे पीछे ही था, हर बार मुझे पकड़ने की कोशिश करता। वो भले ही उम्र में मुझसे ज्यादा था, लेकिन ताकतवर बहुत ज्यादा था। मैं जितनी बार बचने की कोशिश करता, मैं थक रहा था। वो नहीं थक रहा था। ऐसा लग रहा था वो इसमें माहिर हो। फिर एक बार जब मैं एक टेबल के पीछे छिप गया, उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें बाहर आना होगा। देखो, तुम्हें इस राज को अपने सीने में दबाए रखना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने आ जाओ। तुमने नियम तोड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिक्र मत करो। तुम डर क्यों रहे हो? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें क्यों मारूंगा? सारी दुनिया से दुश्मनी है मेरी, लेकिन तुमसे दुश्मनी नहीं हो सकती। याद करो, 20 साल पहले तुमने मेरी मदद की थी। तब से तुम्हारे एहसान के तले दबा हूं मैं चाहता था तुम्हारी मदद करूं, लेकिन फिर लगा तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। लेकिन जब तुम वहां से निकाले गए, मुझे लगा बस मौका मिला है मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा, 20 साल पहले याद करो, जब तुम उस कॉलेज में गार्ड थे, वहाँ एक स्टूडेंट मारा गया था ना, जिसका इल्ज़ाम किसी और पर लगाया गया था। वो मैं था। तुमने मेरी मदद की थी। सबूत मेरे खिलाफ थे, लेकिन तुमने गवाही दी थी। तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। अरे हाँ, बदल गया हूं ना, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदतर हुई। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे अच्छे से बात करते थे, जिसने मुझे ये सिखाया सारी दुनिया बुरी नहीं है। उसके पहले और उसके बाद मुझे एक से बढ़कर एक कमीने मिले, इसीलिए मुझे इस दुनिया से नफरत है। और मेरे जैसे कई लोग हैं जो बहुत अमीर हैं। उन्हें ऐसे इंसान चाहिए जो दोषी हों, अपराधी हों, बुरे हों, लेकिन वो उन्हें सज़ा देना चाहते हैं अपने हाथों से, पुतला बनाकर। मैं उस इंसान को मारूंगा नहीं, चिंता मत करो, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा। शरीर के अंगों को ऐसे काटा है मैंने कि वो ज़्यादा हिल ना पाए। मुंह सिल दिया है, ज़बान काट दी है, वो बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, सिर्फ आंखें हिलाता है। और गले में छेद बनाया है जिससे खाना शरीर में डाला जा सकता है। मोम के ज़रिए मैं इस तरह पुतले तैयार करता हूँ जिसमें ऐसे दोषी इंसान भरे होते हैं जो जिंदा होते हैं, और अमीर लोग ऐसे जिंदा लोगों को खरीदना पसंद करते हैं। मैं भी
बस ऐसे पुतले तैयार करता हूँ जो खाना खाते हैं इसी तरह पड़े रहते हैं, और हमारे जैसे लोगों को अच्छा लगता है ऐसे लोगों को तड़पाना, हिल ना पाना, कुछ कर ना पाना, इसी तरह पुतला बनकर एक जगह खड़े रहना सज़ा है उनकी सज़ा। तुम भी मेरे साथ काम कर सकते हो, इसमें बहुत पैसे हैं। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, बस बुरे लोगों को सज़ा ही तो देनी है। हाथ मिलाओ मुझसे, बाहर आ जाओ। जब वो मेरे बेहद करीब था मुझे यही मौका मिला। मैंने उसे धक्का दिया और गिरा दिया। मैं उसके ऊपर बैठ गया और उसकी जेब से वो चाबी निकाल ली। मैं भागा दरवाजे की ओर, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी, इससे पहले कि मैं उस दरवाजे को खोल पाता उसने मेरी गर्दन को मरोड़ा। मेरी पीठ से वो चिपक ही गया था। मेरी बाजुओं के बीच उसने अपनी बाजुओं को ऐसे मरोड़ डाला कि मैं हिल नहीं सकता था। मेरा गला घुट रहा था, बेहोशी सी छा रही थी। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया मैं कुर्सी पर बैठा था। मैं समझ चुका था मैं उसी जगह पहुंच गया हूं जहां वो सबको काटता है। हिलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, जाने दो मुझे। उसने चाबी आगे की तरफ बढ़ाई और फिर कहा, जाओ, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं मार नहीं सकता। एक इंसान देखा जो मुझे जिंदगी में अच्छा लगा, वो तुम हो। तुम्हारे सिवा कोई अच्छा नहीं मिला मुझे। फिक्र मत करो, कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे साथ। जा सकते हो। जब तक तुम पुलिस वालों तक पहुंचोगे मैं बहुत दूर निकल चुका हूँगा। अपना ध्यान रखना। और ये लो, इसमें कुछ पैसे हैं। कुछ समय के लिए तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मैंने वो बैग नहीं उठाया, लेकिन वो चाबी लेकर मैं दरवाजे की तरफ भागा। मैं मुड़ मुड़ कर देखे जा रहा था। वो मुझे पकड़ने के लिए नहीं आया, जिसके बाद मैं दरवाजा खोलकर सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागा था। पुलिस में मैंने ये बात बताई और वो मुस्कुरा रहे और कह रहे थे, तुमने कोई डरावना सपना देखा है? पुतले, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, चलिए मेरे साथ। जब दो पुलिस वाले मेरे साथ उस दुकान पर आए थे, मैंने उन्हें वो पीछे वाले पुतले दिखाए। पहले वो मुस्कुरा रहे, फिर उन पुतलों की आंखें देखी उन्होंने। उनके हाथ पांव फूल गए। 1 घंटे में पुलिस वालों की भीड़ थी वहां पर। वो पुतलों के अंदर इंसानों को ऐसे बंद किया गया है, ये देखकर सबके होश उड़ गए थे। दुकान के मालिक को ढूंढा नहीं जा सका, शायद वो भाग चुका था। कहाँ गया कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे शहर में कोई ऐसा इंसान जो लोगों को किडनैप करके ऐसी स्थिति में पहुंचाता था जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। सीरियल किलर तो बहुत इन्वेस्टिगेटर्स ने देखे थे, लेकिन ऐसा पागल कभी किसी ने नहीं देखा था। और कमाल की बात थी कि उसे पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस वाले मुझसे ये सवाल करते रहे, तुम्हें उसने क्यों छोड़ दिया? ऐसे पागल कभी सबूत नहीं छोड़ते, वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। मैंने कहा, मैं नहीं जानता। जो साइको होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई जान नहीं सकता। 4 महीने मेरे घर पर नज़र रखी गई थी। पुलिस वाले सोच रहे मैं उसके साथ मिला हुआ हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कभी पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस वाले अब मुझ पर नज़र नहीं रखते। ये घटना घटे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अब भी लगता रहता है वो मेरे आसपास ही है। आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि कभी तो पकड़ा जाएगा, वो मेरे आसपास है, शायद मुझे नुकसान पहुंचाए वो। लेकिन मैंने कहा ना, जो साइको होते हैं वो बड़े अजीब होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात अपने जहन में बिठा लीजिए, कहानियाँ, फिल्में या नॉवल, इनमें हैप्पी एंडिंग होती है। असल जिंदगी में हर बार
हैप्पी एंडिंग नहीं होती। जिंदगी एक लंबा सफर है। एक खतरा दूर हुआ तो दूसरा पनपने लगता है। मुझे नहीं पता मैं खतरे से बाहर हूं या नहीं, वो मेरा पीछा करता है या नहीं, वो कहाँ है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं, एक वहशी अब भी खुला बाहर उन जुर्मों को अंजाम दे रहा होगा।